नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वृद्धि क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, केवीएस पीआरटी की एनवायरमेंटल स्टडी वाली जो एक सीरीज़ थी वो बीच पे डिसकंटिन्यू हो गई थी। अब यहाँ पर हम उसे फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर हम देखें यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग में आपको प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल बॉडीज़, स्टेट बॉडीज़, नेशनल बॉडीज़, सिटीजन राइट्स इन डेमोक्रेसी, रोल ऑफ पंचायत एंड नगरपालिका इन एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर सोशल सर्विस, ये मैं आपको कंप्लीट करा चुका था। उसी क्रम में पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, सेक्स रेशियो एंड रूरल अर्बन कंपोजिशन हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका ईवीएस का, और जिसमें हम पॉपुलेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ और कंपोजिशन के बारे में बात करने वाले। काफ़ी महत्वपूर्ण है, बस आपको इतना सा करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा और आपको उनके आंसर करने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी जनसंख्या, घनत्व या आकार की अगर हम बात करें तो इंडिया, आपको पता है कि 2001 में करीब इंडिया की जो जनसंख्या थी वो थी 1028 मिलियन, 1028 मिलियन, ठीक है, यानी जिसको हम 1.028 मिलियन कह सकते हैं, ठीक है। इतनी जनसंख्या हमारी सन 2001 में रिकॉर्ड की गई। देखिए, अभी जनसंख्या जो होना था आपका जनगणना, वो अभी हुआ नहीं है कोरोना वायरस की वजह से। और जब ये 2001 की अगर हम बात करें, जिसमें 1.02 मिलियन हमारी जनसंख्या थी, जो पूरे दुनिया का करीब 16.7% है। तो भारत की जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 16.7%। अब अगर हम बात करें तो ये जो अभी हमारे यहाँ जो जनसंख्या है 1.02 बिलियन जिसको हम कह सकते हैं, ये आपकी 3.28 मिलियन स्क्वायर के क्षेत्रफल पे फैली हुई है। मतलब इतना एरिया पर ये जनसंख्या आपकी यहाँ पर पॉपुलेशन जिसे हम कह सकते हैं ये स्प्रेड है। अब अगर हम बात करें कि अगर एरिया वाइज अगर हम देखें तो इंडिया का जो एरिया है पूरी दुनिया के एरिया का 2.4% है। यानी जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में जो भारत फैला हुआ है हमारा, वो पूरी वर्ल्ड के अगर हिसाब से देखें तो 2.4% है। 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है और यहाँ पर करीब 166 मिलियन लोग रहते हैं। तो भारत का सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। कितनी जनसंख्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 166 मिलियन लोग रहते हैं, जो कि अगर हम बात करें तो भारत का 16% है। भारत की 16% जनसंख्या जो है वो कहाँ पर निवास करती है? उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो काफ़ी बड़ा प्रदेश है जनसंख्या के मामले में, ठीक है। तो ये इस तरीके से उत्तर प्रदेश की हमने यहाँ पे बात करी। समझते हैं सेंसस क्या होता है। तो देखो, अगर हम बात करें तो सेंसस एक गणना कह सकते हैं, जनसंख्या की जो गणना है, या कह सकते हैं सेंसस जो है एक ऑफिशियल इनोमरेशन ऑफ द पॉपुलेशन है, जो पीरियोडिकली होता है, मतलब हर 10 साल में जिसको किया जाता है। पहला सेंसस जो है 1872 में हुआ था, और उसके बाद जो कंप्लीट सेंसस है, कंप्लीट सेंसस से मतलब जिसमें सारे एस्पेक्ट यानी हर तरीके को अपनाया गया था, वो 1881 में हुआ। और उसके बाद से 1881 के बाद से ये जनसंख्या जो गणना है हर 10 साल के बाद की जाती है। अगर हम बात करें तो इंडिया का जो सेंसस है वो काफ़ी बड़ा है। इसको डेमोग्राफिक रूप में आप देख सकते हैं, सोशल और इकोनॉमिक, यानी इन 3 डेटा के बेस पर हमारे यहाँ जनसंख्या या कह सकते हैं जनसंख्या या जनगणना की जाती है, जिसको हम सेंसस कहते हैं।
अब यहाँ पे बात करते हैं पॉपुलेशन और एरिया वाइज। अगर हम इंडिया की बात करें तो पूरी दुनिया का पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया का कुल जनसंख्या का 16.7% है। यानी विश्व की जो भी जनसंख्या है उसका 16.7% है भारत की जनसंख्या। और जो अभी आप देखें तो सेकंड नंबर पर स्टैंड करती है, क्योंकि पहले नंबर पर चाइना है। और अगर 2020 में अगर जनगणना हो जाती लास्ट तक या 2021 में होगी तो हो सकता है इंडिया पहले नंबर पे आ जाए। ठीक है, तो अभी जनसंख्या में जो है भारत 16.7% के साथ दूसरे नंबर पे है। एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया में भारत सिर्फ 2.4% पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का 2.4% एरिया कौन रखता है? भारत रखता है। अब कुछ भारत के कुछ ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं जिनकी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है 16.16% के साथ जो है, महाराष्ट्र 9.42% है, बिहार की जनसंख्या 8.02 है, वेस्ट बंगाल की है आपकी 7.79% और आंध्र प्रदेश की है 7.41%। तो अब ये डेटा आपके लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है, तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे ये सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो मात्र जो 51% है वो बाकी सारे राज्यों की मिला के है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 50% है बाकी, ये टोटल 5 स्टेट में है। तो आप समझ सकते हैं ये 5 जो राज्य हैं ऐसे जो अकेले 50% जनसंख्या को कवर कर लेते हैं, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल में और आंध्र प्रदेश में। ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य हमारे भारत में हैं। अब बात करते हैं एनुअल ग्रोथ रेट की, यानी जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत क्या है। इसको समझेंगे। देखिए, द रेट और द पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज is the other important aspect and it is studied in % per annum। यानी जो जनसंख्या एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि एस्पेक्ट है किसी भी देश के लिए, और जनसंख्या जो है प्रतिशत में हमेशा इसकी वृद्धि काउंट की जाती है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि 2% जनसंख्या में वृद्धि हुई तो इसका मतलब ये है कि पर 100 पीपल पर या पर 100 लोगों पर 2 लोगों का वृद्धि होना या 2 लोगों की वृद्धि होना, इसको हम कहते हैं एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, वार्षिक जनसंख्या वृद्धि। अगर हम बात करें यहां पर तो 1951 में भारत की जनसंख्या थी 361 मिलियन और फिर कितनी हो गई सन 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये हो गई आपकी 1028 मिलियन। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में एक हिसाब से ये जनसंख्या विस्फोट जिसको हम नाम दे सकते हैं ये हुआ है। और आप देख सकते हैं कि 360 मिलियन से 1028 मिलियन तक हमारी जनसंख्या पहुंच चुकी है, जो एक बहुत बड़ी समस्या लेती जा रही है। और हर तरीके से हर क्षेत्र में हमें जो है जनसंख्या वृद्धि की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद देखेंगे कि पॉपुलेशन चेंज और ग्रोथ क्या होता है, यानी पॉपुलेशन चेंज और ग्रोथ से क्या होता है। तो यहां पर देखो, जनसंख्या में वृद्धि के कारण 3 कारण हो सकते हैं: बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। बर्थ रेट यानी जन्म दर, मृत्यु दर और पलायन या जैसे हम माइग्रेशन कह सकते हैं। ये 3 कारण हैं जनसंख्या वृद्धि के या जनसंख्या में परिवर्तन के। अगर हम बात करें कि नेचुरल जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण हो सकता है, तो ये डिफरेंस हो सकता है बर्थ रेट और डेथ रेट में। मान लेते हैं कि जन्म दर अगर ज़्यादा है यानी बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और मृत्यु दर कम है, ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो कह सकते हैं कि ये आपका एक प्राकृतिक तरीका है जनसंख्या
वृद्धि का। क्योंकि अगर हम देखें तो अब जन्म दर बढ़ गई है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो लाइफ की जो मतलब जीवन जीने की जो दर है, या जो कह सकते हैं आयु है, वो अब बढ़ चुकी है, क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और कह सकते हैं इंडिया में इम्यूनिटी लोगों की थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि इनिशियल एज में उन्हें बहुत सारे तरीके के वैक्सीन दे दिए जाते हैं जिससे उनकी मृत्यु नहीं हो पाती है। बाकी कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा है, या कह सकते हैं बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज़्यादा है, तो वहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण है। बर्थ रेट समझते हैं क्या होता है। तो देखिए, अगर बर्थ रेट की बात करें तो पर 1000 यानी 1000 बच्चों पर, ठीक है, 1000 लोगों पर जो बच्चे जन्म लेते हैं उसको हम बर्थ रेट कहते हैं। ठीक है, ये आपका जो है कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है भारत की वृद्धि में, या भारत की जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसमें सबसे बड़ा रोल है बर्थ रेट का। तो जो हमारे यहाँ जन्म दर है वो हमेशा डेथ रेट से ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इम्यूनिटी है वो लोगों में अच्छी है, या बच्चों में जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी है, तो वो इस तरीके से इनका बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है। डेथ रेट को समझते हैं तो पर 1000 लोगों पर जो मृत्यु होती है उसको हम कहते हैं मृत्यु दर या डेथ रेट। ठीक है, और इसका जो मेन कॉज है वो है इंडिया पॉपुलेशन का। ठीक है, और कह सकते हैं कि ये बहुत तेजी से कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, मतलब मृत्यु दर घटता जा रहा है, और मृत्यु दर घटने से क्या होगा, जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने का सीधा रीजन है कि बर्थ रेट यानी कह सकते हैं कि जन्म दर बढ़ती जा रही है और मृत्यु दर उस हिसाब से घट रही है, तो इसीलिए जनसंख्या बढ़ रही है। इसके बाद समझते हैं माइग्रेशन क्या होता है। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि का जो तीसरा कारण है वो है माइग्रेशन, जिसको हम कहते हैं पलायन। पलायन की अगर हम बात करें तो जब क्या होता है कि लोग जो है एक क्षेत्र से या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, ठीक है, या एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो इसको हम पलायन कहते हैं। तो ये पलायन आपका दो तरीके का हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है। यानी एक तो देश के अंदर होता है और दूसरा होता है देश के बाहर। ठीक है, तो इससे भी जनसंख्या वृद्धि में चेंजेस आते हैं। समझते हैं यहां पर एज कंपोजिशन को। भारत में 58.7% जो है एडल्ट लोग हैं, यानी जवान लोग हैं। एज्ड या कह सकते हैं वयस जवान से ऊपर जो एजेड लोग हैं वो हैं 6.9%। और अगर हम बच्चों की बात करें तो ये आपका है 34.4%। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इंडिया जो है सबसे जवान कंट्री है, यंगेस्ट कंट्री। यहाँ पर क्या है कि सबसे ज़्यादा यंगर पीपल हैं या यंगर पर्सन हैं, क्योंकि यहाँ पर कितना परसेंट है एडल्ट का, 58.7%। तो सबसे युवा देश भारत ही है। आगे बात करेंगे सेक्स रेशियो की। ठीक है, तो सेक्स रेशियो समझते हैं क्या होता है। तो यहां पर समझिए कि 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है, यानी नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, उसको हम कहते हैं सेक्स रेशियो। ठीक है, और ये जो है एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे हमें सोशल इंडिकेटर पता लगता है, और यहाँ पर इक्वलिटी जो होनी चाहिए मेल और फीमेल में, वो भी हमें पता लगती है कि किस राज्य में कितना सेक्स रेशियो है। उससे ये काफ़ी निर्भर कर जाता है कि वहाँ पर मेल और फीमेल्स में कितनी इक्वलिटी है। जैसे आपको पता है कि केरला में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो है कितनी, 1058। जबकि पौंडीचेरी की बात करें हम तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो 1001 हैं। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 1001 महिलाएं हैं। दिल्ली में अगर हम बात करें तो ये कम हो गया है
और दिल्ली में जो फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स पर वो 821 है, और अगर हम हरियाणा की बात करें तो ये आपकी है 861। ठीक है, दिल्ली हालांकि छोटा राज्य है हरियाणा की कंपेयर में, तो यहाँ पर हरियाणा के हिसाब से पॉपुलेशन में दिल्ली ज़्यादा है, एरिया में कम है, हरियाणा ज़्यादा है, तो इस हिसाब से हरियाणा में जो कह सकते हैं सेक्स रेशियो है वो बहुत कम है। ठीक है, आगे बात करेंगे लिटरेसी रेट की। लिटरेसी रेट जो साक्षरता दर होती है आपकी, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वालिटी है जनसंख्या की लिटरेसी, यानी साक्षरता दर अगर अच्छा है तो जनसंख्या का ज़्यादा हमारे ऊपर असर यानी उसका दुष्प्रभाव नहीं हो सकता। अगर हम बात करें कि लिटरेसी है क्या, लिटरेट हम किनको कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम देखें कि अगर हमारा लिटरेसी रेट जो है कम है तो ये हमारे इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर हमारे लोग एजुकेटेड हैं, इन्फॉर्म्ड हैं, तो हमारे लिए ये अच्छी चीज़ रहती है, यानी लिटरेट हैं तो हमें फ़ायदा पक्का होगा। अब जो सेंसस 2001 के अकॉर्डिंग लिटरेट किनको कहा गया है, तो ऐसे लोग जिनकी आयु 7 वर्ष या उसके ऊपर है, जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और भाषा की समझ रखते हैं, ऐसे लोगों को हम लिटरेट या साक्षर कह सकते हैं। तो समझना है आपको यहाँ पर कि साक्षर किनको कहा गया है, जो 7 वर्ष या उससे ऊपर के लोग हैं, जो लिख पढ़ सकते हैं और उन्हें भाषा की समझ है, वो साक्षर व्यक्ति कहलाएंगे। अब यहाँ पर लिटरेसी रेट को समझते हैं। ठीक है, इंडिया में जो लिटरेसी रेट है 2011 में हम देखेंगे तो 82.1% है, जिसमें रूरल एरियाज़ में 78.6% है और अर्बन एरिया में है 89.7%। वहीं फीमेल की अगर हम बात करें तो इंडिया में 65.5 फीमेल जो है पढ़ी लिखी हैं, साक्षर हैं, और रूरल एरियाज़ में 58.8 हैं, जबकि अर्बन एरिया में 79.9% है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें तो फीमेल लिटरेसी में रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में काफ़ी अच्छा चेंज हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर 6.8% है सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पर कितना बदलाव आया है, 11.8% का आया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो महिलाओं की साक्षरता है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। जेंडर गैप की अगर हम बात करें, जेंडर गैप मतलब मेल और फीमेल में डिफरेंस की, तो ये आपका 2001 में 24.6 था और 2011 में ये 19.8 हुआ रूरल एरियाज़ में, और जबकि अर्बन में 13.4 से फिर 9.8 हो गया, यानी जेंडर गैप काफ़ी कम हुआ है लिटरेसी में। ठीक है, समझते हैं अर्बन यूनिट क्या है और रूरल यूनिट्स क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषाएं क्या है। देखिए वो सारी जगह जहां पर म्युनिसिपैलिटी हो, यानी कह सकते हैं नगर पालिका हो, कॉरपोरेशन हो, कैंटोनमेंट मतलब छावनी हो, टाउन एरिया हो, उनको हम स्टैट्यूटरी टाउन कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऐसे टाउन जहां पर कैंटोनमेंट बोर्ड यानी छावनी परिषद हो, नगर पालिका, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, ठीक है, उनको हम कह सकते हैं कि ये टाउन्स हैं या स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं आपके सेंसस टाउन। ठीक है, सेंसस टाउन क्या क्या होते हैं, देखिए ऐसे गांव जिनकी जनसंख्या 5000 हो, जहां पे करीब 75% लोग जो है खेती में इंगेज ना हो, दूसरे कामों में हो, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हो, उनको हम कह सकते हैं कि वो अर्बन एरिया में आते हैं और सेंसस टाउन में आते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप के टाउन आपने देखे, आपका तो एक तो है स्टैट्यूटरी और दूसरा है सेंसस। इसके अलावा डेंसिटी घनत्व की बात करें अगर, तो अर्बन एरिया में जो घनत्व होता है वो आपका 400 पर स्क्वायर किलोमीटर होता है। अब इसके अपोजिट अर्बन तो आपको समझ में आ गया, रूरल आप इसी हिसाब से समझ सकते हैं। ठीक है, रूरल एरियाज़ वो होंगे जिनमें ये जो सारी एजेंसीज़ होनी चाहिए ये नहीं होंगी तो रूरल हो जाएगा। इसके अलावा 5000 से कम हैं
या एरिया वहाँ पर 400 से कम है, या लोग जो है 75% एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हैं, ठीक है, क्योंकि गाँव में तो कोई इंडस्ट्री होती नहीं है, वहाँ जो मेन सोर्स होता है वो एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, या लिवलीहुड से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उनकी, तो वो आपके रूरल एरियाज़ में आ जाता है। आगे बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, व्यावसायिक गतिविधि की। तो देखिए इंडिया में अगर हम बात करें व्यावसायिक गतिविधि की, तो यहाँ पर 3 सेक्टर हैं बेसिकली, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये 3 क्षेत्र हैं। और अगर हम बात करें कि सेंसस 2001 के अकॉर्डिंग इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली तो होती है कल्टीवेटर्स, जो खेती करते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर, जो खेती के काम में जो मजदूरों की ज़रूरत होती है वो होते हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर, यानी जो ज़रूरी चीज़ें जैसे इंडस्ट्री में बनाई जाती है, ठीक है, और फोर्थ होते हैं आपके अदर वर्कर्स। तो इनको जो है व्यावसायिक गतिविधियों के आधार पर, जिनको एक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये आपके 3 स्रोत हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। समझते हैं प्राइमरी में कौन कौन आते हैं, यानी प्राथमिक रिसोर्स क्या है। तो इसमें आपकी एग्रीकल्चर यानी खेती, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, फॉरेस्ट्री, ठीक है, चारागाह, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग यानी खुदाई और मिनरल्स वगैरह जो निकाले जाते हैं वो आपके, और इसके अलावा मछली पालन, ये आपके प्राथमिक स्रोत में आते हैं। द्वितीयक स्रोत क्या है व्यावसायिक स्थिति का, तो हम यहाँ पे देखेंगे, तो इसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ जाती है, बिल्डिंग आ जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क आ जाता है। तीसरा होता है टर्सरी, जिसको हम तृतीयक कहते हैं। इसमें आपका ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जिसमें आईटी सेक्टर वगैरह, कॉमर्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और अदर सर्विसेज आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका तृतीयक क्षेत्र होता है, जहाँ से हम कह सकते हैं कि ये आपकी जो व्यावसायिक गतिविधियाँ 3 प्रकार से हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। समझते हैं यहाँ पर कि अगर प्राइमरी एक्टिविटी की हम बात करें तो इसमें भारत की करीब 64% पॉपुलेशन एंगेज्ड है, यानी 64% लोग आज भी भारत में खेती करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की अगर हम बात करें, यानी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की, तो यहाँ पर 13% और 20% लोग आज भी एंगेज हैं। लेकिन अब ऑक्यूपेशनल शिफ्ट हो रहा है, यानी कह सकते हैं व्यावसायिक गतिविधियों में चेंज हो रहा है। अब लोग जो है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। उसका मेन रीज़न है कि हमारे यहाँ जो है क्रॉप फेलियर बहुत ज़्यादा है, जो मॉनसून है वो स्टेबल नहीं है इंडिया में, ठीक है। तो अनस्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पर जो है अब लोग खेती को छोड़ के सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि अब तेज़ी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, यानी ग्राम जो कह सकते हैं कि शहरीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो लोग जो है गाँव से शहर की तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए उनका क्या हो रहा है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ से हटके वो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में अब एंगेज होते जा रहे हैं। समझेंगे यहाँ पर नेक्स्ट है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है। ये आपकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि प्लानिंग ऑफ फैमिलीज, मतलब कह सकते हैं कि फैमिली परिवार नियोजन, इसके अलावा हेल्थ और वेलफेयर यानी उनके कल्याण से संबंधित ये काम करती है, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसको जो है 1952 में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया था और इसको प्रमोट किया गया। बाद में ये जो है सन 2000 में एक पॉलिसी बनाई गई जिसको नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कहा गया। अगर हम बात करें कि जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 थी, तो इसका जो मेन काम था वो था कि लोगों को जो भी 14 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मतलब फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना। इसके अलावा जो मृत्यु दर है, मोर्टेलिटी रेट है, उसको 30 से नीचे लाना। यानी पहले मृत्यु दर थी 30 पर 1000, यानी 30 बच्चे हर 1000 बच्चों पर जन्म लेने पर उनकी डेथ हो जाती थी। तो इसको चेंज किया। कैसे चेंज किया? इसके लिए इम्यूनाइजेशन मैंने पहले बताया
कि बहुत सारे टाइप के वैक्सीन्स दिए गए, जिससे खसरा वगैरह के वैक्सीन है, पोलियो का वैक्सीन है, जिससे क्या हुआ कि जो बच्चे अर्ली एज में जिनकी डेथ हो जाती थी वो बंद हो गई, और यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा बर्थ रेट इम्प्रूव हो गया, यानी जो मोर्टेलिटी रेट था वो कम हो गया। इसके अलावा अब जो गर्ल्स की मैरिज का जो एज है वो 18 ईयर्स किया गया, यानी बाल विवाह रोके गए, जिसको शारदा एक्ट के तहत रोका गया, यानी बाल विवाह एक कानून बना दिया गया, जिससे अब कम एज में शादियां नहीं होती हैं, वो उससे भी हमारी जनसंख्या नियंत्रित होती है। अब बात करते हैं एनपीपी 2000 एंड एडोलेसेंट की, ठीक है, यानी जो पॉलिसी आई थी वो और वयस्कता क्या है। देखिए, एडोलेसेंस वो एज होती है जब 13 से 19 की एज में कोई भी लड़का या लड़की लाई करता है, उसको हम कहते हैं, और ये एज कह सकते हैं सबसे ख़राब, मतलब ये खतरनाक एज जिसको कहा जाता है। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो पाए, यानी जो पोषक तत्व इनको मिलने चाहिए वो मिल पाएँ। इसके अलावा यहाँ पर अनवांटेड प्रेगनेंसी और जो सेक्सुअल डिसीजेज हैं, एसटीडी जिनको हम कहते हैं, उनसे प्रोटेक्शन पे भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो मेन उद्देश्य था इस कार्यक्रम का वो ये था कि शादियों में थोड़ा सा डिले किया जाए, लोगों को गर्भधारण जल्दी ना हो, यानी चाइल्ड बियरिंग जल्दी ना हो। इसके अलावा वयस्क जो लोग हैं उनमें एजुकेशन बढ़ाई जाए, उनको एजुकेट किया जाए, जिससे कि वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें, क्योंकि अनप्रोटेक्टेड सेक्स से उन्हें एसटीडी जो डिसीजेज जैसे एड्स और एचआईवी जैसी बीमारियां ना उनमें स्प्रेड हों जल्दी, इसके लिए इसको किया गया। इसके अलावा उनको फूड सप्लीमेंट प्रोवाइड करने के लिए योजनाएं चलाई गई, न्यूट्रिशनल सर्विसेज के लिए, और उनको जो है चाइल्ड मैरिज ना हो, यानी बाल विवाह ना हो, उसके लिए बहुत सारे लीगल एक्शन लिए गए। तो ये आपका जो नेशनल यहाँ पर जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी उसके तहत ये सारी चीज़ें की गई। जैसा मैंने कहा था कि सेशन के लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन रखूँगा। सेशन जो है बाइलिंगुअल है, क्योंकि इंग्लिश में अगर नोट्स हैं यहाँ पर तो हिंदी में बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। पहला प्रश्न है, माइग्रेशन चेंज द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द एरिया ऑफ डिपार्चर, वो द एरिया डिपार्चर एंड अराइवल, द एरिया ऑफ अराइवल, नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर कहा है कि पलायन किस तरीके से होता है, ठीक है, मतलब जनसंख्या डिस्ट्रीब्यूशन में, कंपोजिशन में पलायन को हम कब कह सकते हैं, किसी जगह से लोगों का जाना, दूसरा है यहाँ पर किसी जगह पर लोगों का आना, तीसरा है लोगों का आना और जाना, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन एकदम सही है कि वो द एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल, यानी किसी निश्चित क्षेत्र पर लोगों का आना और जाना जो है माइग्रेशन होता है, जो एक जनसंख्या को बदल सकता है, बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। दूसरा यहाँ पर है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन अ पॉपुलेशन इज अ रिजल्ट ऑफ। देखिए क्या है कि बच्चों का जनसंख्या जो है वो एक जनसंख्या में एक बड़ा भाग है, वो क्यों है? हाई बर्थ रेट की वजह से, हाई डेथ रेट की वजह से, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसीज की वजह से, मोर मैरिड कपल्स की वजह से। तो यहाँ पर आपका है हाई बर्थ रेट, यानी जो देखो जन्म दर है वो ज़्यादा है, मैंने आपको बताया था जन्म दर जो है मृत्यु दर से ज़्यादा है, इसलिए बच्चों की जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू, यानी जो जनसंख्या वृद्धि है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या कैसे बता सकते हैं? द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, दूसरा है यानी किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, दूसरा है नंबर ऑफ पर्सन एडेड ईच ईयर, हर साल कितने लोग जुड़ते हैं, तीसरा है द रेट एट विच द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, और चौथा है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा कि जनसंख्या पर जितनी वृद्धि होती है, रेट मतलब परसेंटेज में जितनी वृद्धि होती है उसको हम कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही होगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 2001 सेंसस के अनुसार लिटरेट पर्सन कौन है, यानी साक्षर व्यक्ति किसको कहा जा सकता है?
तो यहाँ पर देखिए कैन रीड एंड राइट हिज और हर नेम, तो ये तो नहीं है। दूसरा है कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज, ये भी नहीं है। तीसरा है इज 7 ईयर ओल्ड एंड कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो 7 वर्ष का है या उससे ऊपर का है जो लिख सकता है, ठीक है, पढ़ सकता है, लिख सकता है और किसी भाषा को समझ सकता है, तो वो व्यक्ति साक्षर व्यक्ति या लिटरेट पर्सन कहलाता है। तो इस तरीके से एक महत्वपूर्ण सेशन था आपके लिए, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस सेशन का PDF चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम पर चैनल है वृद्धि क्लासेस के नाम से, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर ये PDF मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो quora.com पे आप जा सकते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर वृद्धि क्लासेस हमारा स्पेस है, आप वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन KVS से रिलेटेड, आप मैथ्स, EVS, कॉन्स्टिट्यूशन, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको मैं यहाँ से आंसर करता हूँ और अपने सेशंस में भी उसको मैं शामिल करूँगा। आप अगर क्वेश्चंस पूछेंगे आपके डाउट को तो आप ज़रूर पूछें, और यहाँ से आप जो है टेलीग्राम से इस सेशन का पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।